नमस्कार, खबरों का डेली डोज देख रहे हैं आप। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं देश की तमाम सुर्खियां लेकर के। क्या कुछ अपडेट आज पूरे दिन भर में रहा और राजस्थान की विधानसभा से लेकर लोकसभा, राज्यसभा और राजस्थान के बीकानेर हेडक्वार्टर में चल रहा खेजड़ी आंदोलन, तमाम विषय पर आपसे बात करने के लिए मैं हाजिर हूं। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा की तमाम जानकारियाँ तो आप लोगों तक पहुँच रही होगी और राजस्थान विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है इसको भी आप टीवी और सोशल मीडिया के जरिए देख पा रहे होंगे। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल नरवणे की एक बुक थी जिसको लेकर के बजट सत्र में विवाद हुआ था। एलओपी यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस बुक के हवाले से काफ़ी कुछ सरकार पर आरोप लगाए थे। चीन के साथ में जो डोकलाम विवाद हुआ था उसको लेकर के, उसके बाद में सरकार जो है आगे आई। सरकार के तीन मंत्री इस पूरे मामले में कूद पड़े और राहुल गांधी के तमाम आरोपों को झूठा करार दिया और सीधे तौर पर यह कहा गया कि जो अनपब्लिश्ड बुक है उसको लेकर के आरोप लगाए गए हैं, इनका कोई भी वैधानिक संवैधानिक आधार नहीं है। उस बात को लेकर के लगातार सरकार और विपक्ष के बीच में तनातनी का दौर जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो हुई है, कल लोकसभा में प्रधानमंत्री का शाम को 5 बजे भाषण होना था, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं पहुंचे। उसका खुलासा आज हुआ। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री से लोकसभा में नहीं आने का मैंने खुद ने आग्रह किया था, जिसे प्रधानमंत्री ने मान लिया था। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। जिस तरीके से लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और उसमें महिला सांसदों को आगे किया गया और पीएम जहां पर बैठते हैं उस सीट तक वो लोग पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कोई अमर्यादित हरकत वहां पर हो सकती थी। ये लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा था। उसके बाद में आज पीएम राज्यसभा पहुंचे हैं और विपक्ष को सीधे आड़े हाथों लिया है। सीधे तौर पर यह कहा है कि विपक्ष अगर देश के विकास की बात करता है तो चर्चा में शामिल क्यों नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा भी आपको लेकर के चलेंगे, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यानी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी सरकार पर हमलावर है। आज जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि सरकार काम करने की बजाय मीडिया मैनेजमेंट का काम कर रही है। अगर कोई भी खबर सरकार के खिलाफ जाती है तो सीधे तौर पर उस संस्थान के पास में, उस मीडिया कर्मी के पास में अधिकारियों के फ़ोन जाते हैं और ये कहा जाता है कि सरकार सब देख रही है और उनके ऐड रोक दी जाती है। इस प्रकार के तमाम आरोप लगे। वहीं तीसरा जो मुद्दा है वो खेजड़ी आंदोलन का है। जिस तरीके से खेजड़ी बचाने को लेकर के आंदोलन चल रहा था कि राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई बीकानेर हेडक्वार्टर पहुंचे और जो प्रदर्शनकारी है, जो संत वहां पर बैठे थे, जो आम आवाम वहां पर बैठे हैं, उनसे बातचीत की है और सरकार के पास में पूरा परफॉर्मा भिजवाया गया आखिर क्या क्या मांगे हैं। आज मैं जिन लोगों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, दरअसल रोजाना के डेली डोज में आप उन लोगों को देखते होंगे, उमंग माथुर और ब्रजेश शर्मा। दरअसल उमंग माथुर जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम है, तमाम जो खबरें हैं उनको एनालिसिस किया करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरीके की राजनीति है उन पर लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन आज ब्रजेश शर्मा जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो राजनीति करने का ट्रेंड है वो किस तरीके का है और उनका मूवमेंट राजनीति को लेकर क्या रहता है, इस पर काफ़ी गंभीरता से बात करते हैं। आज हो सकता है आपको आनंद इस बात का भी आए कि दोनों ही जो पत्रकार हैं वो पार्टियों के मूवमेंट को लेकर के, पार्टियों की आइडियोलॉजी को लेकर के, पार्टियों की विचारधाराओं को लेकर शायद अपना अपना पक्ष रखे, लेकिन फैसला आपके हाथों में है। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का जो विकास, सबका साथ सबका विकास का नारा है वो आज के मायनों में परिलक्षित हो रहा है, या कांग्रेस के जो आरोप है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर जो आ रहे हैं उसके हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी उस तरीके का काम नहीं कर पा रही है। सबसे पहले उमंग माथुर के पास चलेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी देखते हैं और अक्सर हमारी बहस भी इस बात को लेकर के होती है क्योंकि ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं और मैंने एक बार पहले भी कहा कि आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं क्योंकि आप सरकार की बात करते हैं और पत्रकार सरकार की बात नहीं करता है। लेकिन इनका कहना कुछ और होता है कि सरकार की मैं वो बातें करता हूँ क्योंकि सरकार सारे नकारात्मक काम नहीं करती है, कुछ पॉजिटिव काम भी ऐसे होते हैं, कुछ सकारात्मक काम भी ऐसे होते हैं समाज के लिए जिनकी प्रशंसा किया जाना चाहिए। एज ए पत्रकार दोनों चीज़ों को तराजू में तोलना आवश्यक। उमंग, जिस तरीके से लोकसभा में माहौल बना हुआ है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। ओम बिरला बोल रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मैंने मना कर दिया था कि वो लोकसभा में ना आए क्योंकि विपक्ष का भारी विरोध चल रहा है। लेकिन मनोज तिवारी ने जिस तरीके का कहा है कि उनके ऊपर, उनके साथ में अप्रत्याशित हरकत हो सकती थी, उसके बाद में आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री पहुंचे। किस तरीके से देख पा रहे हैं देश की संवैधानिक व्यवस्था, देश की सियासत किस ओर जा रही है?
राकेश जी, अगर बात करें इस वर्तमान समय की, तो भले ही लोकसभा हो या फिर हमारी विधानसभा हो, देश की सियासत अगर विपक्ष के हिसाब से हम देखें, हालांकि आपने कहा भी सही, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें हम सरकार की भी आलोचना करते हैं। भले ही बेरोजगार युवाओं का मुद्दा हो या फिर आंगनबाड़ी महिलाओं का मुद्दा हो, जो बातें सरकार को आईना दिखाने वाली होती है वो दिखाना भी चाहिए। लेकिन इस समय वर्तमान समय की बात करें तो लोकसभा में, विधानसभा में जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं वो हमारे देश के हिसाब से, हमारे देश के भविष्य के हिसाब से कहीं ना कहीं वो उचित नहीं है। क्योंकि जो विजुअल हम सबने देखे, तो उस विजुअल को देखने के बाद स्पीकर ओम बिरला की और सांसद मनोज तिवारी की बात कहीं ना कहीं सच ज़रूर हम मान सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से जो विपक्षी जो महिला सांसद थी वो प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गई, और वो फ्रेम जो हमने देखा, जो तस्वीर का फ्रेम था वो बहुत बड़ा था। और एक न्यूज़ एजेंसी ने भी अपने सूत्रों के हवाले से कहा कि आज अगर प्रधानमंत्री अपना अभिभाषण देने आते तो कहीं ना कहीं उनकी जान को या फिर किसी भी प्रकार की कुछ असुविधा उनको हो सकती थी। राकेश जी, लेकिन जेपी नड्डा ने तो ये भी कहा बहुत बालक के जरिए कांग्रेस अपने आप में बर्बाद होने जा रही है। जेपी नड्डा जी की इस बात से, हालांकि अब नड्डा जी ने ये बात कही, अपोजिशन के लिए इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करने के लिए शायद हो सकता है जेपी नड्डा जी विवश हों, क्योंकि उसके पीछे का मैं एक कारण, मुझे कटु शब्द नहीं आ पाएंगे ब्रजेश। इसके पीछे का मैं एक आपको एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे सकता हूं क्योंकि आज ही मैं विधायक गोपाल शर्मा जी का मैं इंटरव्यू करके आया था, और उनसे मैंने नरवणे जी वाला जो पूरा किस्सा जो हुआ और रवनीत सिंह बिट्टू को जो गद्दार कह के उन्होंने, वो उनसे मैंने जिक्र करा। तो गोपाल शर्मा जी क्योंकि पत्रकार रह चुके हैं और बहुत पुराने पत्रकार हैं, उसके बाद वो विधायक बने, तो उन्होंने अपने पत्रकारिता के ज़माने के कुछ संस्मरण उन्होंने हमें सुनाए। उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी जी जयपुर आए थे तो जो पत्रकारों की जो दीर्घा थी उसमें से मैंने एक उनसे सवाल पूछा, तो 5 मिनट तक राहुल गांधी जी अपने माथे पे हाथ रखकर बैठे रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने एक संज्ञा दी कि हो सकता है राहुल गांधी जी का जो ये व्यवहार है इस वजह से, क्योंकि वो एक भय ग्रंथि से होके गुजरे हैं। पहले उनकी दादी की मौत हुई, फिर उनकी पिताजी की मौत हुई, और उन्होंने अपने चाचा जी की भी मौत देखी। तो एक जो डर उनके अंदर है, वो डर कहीं ना कहीं उन्हें परिपक्व होने नहीं देता है, इसीलिए शायद वो इस प्रकार की। एक दिन पहले तो राहुल गांधी बोल रहे हैं पीएम मोदी डर गए। वो उसी तरफ शायद गोपाल जी का इशारा हो कि कुछ डर है उनके अंदर जो ने राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी डर गए। अब सर विपक्ष है तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएगा। पीएम मोदी डर गए, पीएम मोदी डरे नहीं है। हालांकि उमंग जी बोलने से बहुत कतराते हैं, बच रहे हैं, ठीक बात है, इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, चीज़ों को लेकर बचना है। लेकिन आप उस आइडियोलॉजी नहीं बोल सकते आप, ये धर्म तो पत्रकारिता है, लेकिन ये अच्छी बात, इनका कहना है अच्छी बातों की प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी, जहाँ तक बात है कि डर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उसी खानदान से आते हैं जिसकी खानदान के लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए, तो डरने की कोई खास बात लगती नहीं। और वो राहुल गांधी जिसने भाई पदयात्रा कर दी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक नाप दिया पैदल, उस समय जब कश्मीर जब करने जोड़ना, हाँ, भारत जब जोड़ रहे थे, उस समय जब उनको इंटेलिजेंस ने कहा था कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो उस समय वो डरे नहीं। भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब? भारत जोड़ना उनका मकसद तो था ही, साथ साथ में उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी जिसको वो जोड़। मैं इंटरप्ट इसलिए करना चाहता हूँ, भले ही उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा उन्होंने निकाल ली, लेकिन उसका, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम चीज़ों का वैल्यूएशन हम करते हैं, हम एक सबूतों के आधार पर या जो चीज़ें हमें दिखती हैं उसके आधार पर हम इवोल्यूशन चीज़ों का हम करते हैं। तो इतनी लंबी यात्रा उन्होंने निकाली, उसका परिणाम क्या निकला? क्योंकि बात अगर परिणाम पर हो तो ज़्यादा उचित है। रिजल्ट क्या निकला? अगर पदयात्रा से जनता खुश थी, जो पदयात्रा के दौरान कई चीज़ों की तारीफ भी हमने करी कि देखिए किस प्रकार से एक लीडर ऑफ अपोजिशन लोगों के बीच में सहृदयता के साथ में उनके साथ मिल रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर वोट नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो वोट की बात तो बात की बात है। उमंग जी जिस तरह से उन्होंने लोगों से जुड़े, लोगों में एक मैच्योर लीडर के तौर पर उभर कर आए, जिस तरह से उन्होंने गाँव ढाड़ी तक पहुँचे, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा और उसको आज संसद में उठाते हैं, वो बेहद काबिल तारीफ है। आप दिखते हैं, हाँ, एक पत्रकार के तौर पर भी कभी कभी अपोजिशन की भी तारीफ कर देनी चाहिए। नहीं, हम शायद मुद्दे से बाहर जा रहे हैं। मेरा कहना ये है, आज मनोज तिवारी ने जो बोला और कि उनके साथ अप्रत्याशित आचरण पीएम के साथ में हो सकता था, क्योंकि उनकी सीट जहां पर पीएम बैठते हैं वहां तक महिला सांसद आगे आ गई थी। पहली बात तो ये, अगर प्रधानमंत्री के को लेकर ही सुरक्षात्मक भाव लोकसभा में अगर प्रकट नहीं हो रहा है
तो क्या वाकई में सत्य है? सत्य है तो संवैधानिक मर्यादा में इसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए, अगर वाकई में इसको सियासत का तूल दे करके मूड डाइवर्जन की बात की जा रही है ताकि कांग्रेस को बैकफुट पर लाया जा सके, कैसा लग रहा है? देखिए, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, राकेश जी आपको पता है कि सालों बाद नेता विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाना भी दुखद है। जिस तरह से लोकसभा में उनके साथ हुई, इसको लेकर भी मौका तो दिया गया था। मौका दिया गया, बोलने अभिभाषण पे बोलने का मौका नहीं दिया गया था। उन्होंने आरोप कर लगाया। अभिभाषण में अगर आप चीन की बात करेंगे, बजट पर बात, चीन पे आइए। हमारे जो देश का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा, हम हमेशा, नेताजी जब रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान से बड़ा भी कोई दुश्मन है तो वो चीन है। और आज भी वो अखिलेश यादव हो, चाहे नेता के तमाम विपक्ष के नेता, जब भी बीजेपी भी खुद विपक्ष में, तो अभी भी वो मानती थी कि चीन से बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं। अगर चीन अपने टैंकों को लेकर डोकलाम तक पहुंच रहा है, लगातार उसके चीन के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, और उसके बाद भी ये कह देना कि हम जो करना है करो, हमें नहीं पता है, जो ऐसा उस किताब में लिखा गया, तो आखिर डर किस बात का है? उस किताब पे बात करिए ना। वो जब चाहते, अगर विपक्ष, अगर एक मिनट का मुद्दा, 1 मिनट बोलने दीजिए, अगर उस किताब में कुछ ऐसा है जिससे पीएम डर क्यों रहे हैं, क्यों बोलना नहीं चाह रहे? एक तरफ कांग्रेस ने मुद्दा उठा, दूसरी तरफ एसआईआर का मुद्दा है। आखिर अब जान का खतरा पे हम आते हैं। जान की खतरा किससे है? महिलाओं से। कौन सी महिलाओं से? आपकी साथी सांसदों की महिलाओं से आपसे जान को खतरा है? कागज उड़ाना, राकेश जी आप बताइए, संसद में या भवन में कागज उड़ाना किससे जान से खतरा हो सकता है? पर्चियां तो फेंकी गई हैं राकेश जी, आपको पता है पर्चियां फेंकी जाती है, आज से नहीं, वर्षों से पर्चियां फेंकी जा रही है, विधानसभा और लोकसभा हर जगह पर्चियां फेंकी। पर्चियों से जान को खतरा होता है क्या? किताबें तो निशिकांत दुबे ने भी पेश कर दी है। किताबें तो निशिकांत दुबे ने, उस पर भी बहस कर लीजिए ना, आइए उस पर भी बात करिए। लेकिन आप बात ही नहीं करना चाहते, आप तो भाग जाते हैं खड़े होकर। आप अगले दिन आता है कहते हैं पीएम की जान खतरा होगा। 56 इंच की छाती है भाई साहब आपकी, तो आप तो कहते हैं 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती को डर कैसा? सरकार बात नहीं करना चाह रही हो। सरकार बात करना चाह रही है राकेश जी, लेकिन आप याद कीजिए जयललिता की के साथ में जो हुआ था, मायावती जी के साथ में जो हुआ था, क्या हम उसका रिपीटेशन देखना चाहते हैं? उन दोनों महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से जाति की गई थी, क्या हम वो पुनरावृत्ति देखना चाहते हैं? वो भी अगर प्रधानमंत्री, अगर लोकसभा में वाकई में कोई अमर्यादित आचरण होता है तो वैश्विक स्तर पर उसका असर क्या जाएगा? जो आपको वैश्विक केंद्र की धुरी भारत को माना जा रहा है, जिस देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र का परिचायक माना जा रहा है, अगर इस प्रकार के पर्चे अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उड़ते हैं या कोई ऐसा आचरण हो जाता है जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा सकता है, तो वैश्विक स्तर पर क्या जवाब देंगे? बिल्कुल राकेश जी, पर्चे अगर उड़ाए जाते हैं, मैं ब्रजेश की बात से इनकार नहीं कर रहा कि पर्चे पहले भी उड़े हैं, लेकिन हमने एक दृश्य वो भी देखा था जब राहुल गांधी चाय के कप में कुछ पी रहे थे। मान लीजिए उस पर्चे के अंदर 2-3-4 चाय के कप मिला के अगर वो पर्चा फेंकते, तो क्या ये एक उचित विजुअल हम देखते? हमारे टीवी स्क्रीन पे पूरा विश्व क्या ये विजुअल देखने को राजी था, या हम इस दृश्य को दिखाने को राजी थे? सवाल सुरक्षा का हमेशा आता है। हर व्यक्ति की सुरक्षा जरूरी है, भले वो प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी हो या हमारे देश का कोई भी सम्मानित सदस्य हो, सम्मानित सांसद हो, हर उस व्यक्ति की सुरक्षा जरूरी है। बोल रही है हार की खींच संसद में मिटाई जा रही है। शायद हार की खींच राकेश जी नहीं होगी। और ब्रजेश को मैं एक चीज़ में करेक्ट करना चाह रहा हूँ, जो राहुल गांधी ने जो संस्मरण सुनाया और जो पुस्तक के जो अंश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाले, वो भी हमने पढ़ा है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि आपको जो करना है या हमें तो नहीं पता, आपको जो करना है कर लीजिए। पहले भी हमारी इस बात पर चर्चा हुई है और उस समय भी बताया था कि अगर 2-2.5 घंटे का इंतजार करने के बाद में ये जवाब दिया जा रहा है कि ठीक है जो उचित लगे वो कीजिए, तो उन 2.5 घंटों में क्या कुछ हुआ होगा वो उस पुस्तक में नहीं है। तो उस 2.5 घंटे में ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने या अजीत डोभाल जी ने या रक्षा मंत्री ने चाइना से बात करी हो कि भाई हमारे पास ये सूचना आ रही है आपके टैंक आ रहे हैं, क्योंकि वो डोकलाम जो शब्द ब्रजेश ने भी प्रयोग किया राहुल गांधी के भाषण के हिसाब से, उस पुस्तक के अंश में कहीं भी डोकलाम नहीं लिखा था। पहली चीज़ तो जब बोलने वाले को जगह ही नहीं पता कि किस जगह वो टैंक आ रहे थे, तो फिर ये डोकलाम शब्द कहाँ से आया? क्या पता वो हमारे बॉर्डर पे कई अन्य क्षेत्र भी हैं जो चीन से जुड़ते हैं, क्या पता वो उस पर आ रहे हो। लेकिन बात वही है, अगर वो टैंक आ रहे थे तो वो अपने आप रुक कैसे गए? टैंक के साथ जो पैदल सैनिक आ रहे थे वो अचानक कैसे रुक गए? क्या पता वो इसलिए रुक गए हो जो 2.5 घंटों का जो समय लिया गया, उन 2.5 घंटों में चाइना से बात की गई हो कि भाई हमारे यहाँ पे शांति की जब बात हुई थी तो अब ये चीज़ क्यों हो रही है? हो सकता है इस वजह से रुक गए हो सकता है राहुल गांधी अगर पुस्तक के आगे के अंशों को पढ़ते तो शायद ये बात भी सामने आती। चलिए ठीक है, राजस्थान लिए चलते हैं आपको। राजस्थान विधानसभा का सत्र भी काफ़ी हंगामेदार चल रहा है। बजट 11 फरवरी को पेश हो रहा है, लेकिन उससे पहले काफ़ी कुछ मसाला आप लोगों के लिए है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा में बजट, केंद्रीय बजट पेश हो चुका है, अब राजस्थान में भी होना है। वो जिस तरीके से विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा कर रहा है, राजस्थान में भी गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं
और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं और काफ़ी हमलावर है। और सबसे बड़ी बात, जो निर्दलीय विधायक है वो भी सरकार को घेर रहे हैं, खासतौर पर रविंद्र सिंह भाटी। यानी कि ये जो नाम आप सुन रहे हैं और टीकाराम जूली के कुछ जो भाषण के वाक्यांश हैं वो मैं आपको बता दूं। सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है, मुख्यमंत्री जी रीले क्यों बना रहे हैं, कितने का टेंडर दिया गया, अगर मीडिया कोई खबर चलाता है तो उसके लिए फ़ोन आ जाता है, तमाम आरोप सरकार के ऊपर उन्होंने लगाए। लेकिन सबसे ओजस्वी भाषण लगातार जो चल रहा है वो गोविंद सिंह डोटासरा का है कि सरकारी परीक्षाओं की जांच कराने की बात कर रहे हैं तो 20 साल के जो पुराने जांच हैं, पुरानी जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी सीबीआई जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देते हुए यहाँ तक बोलते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा हलवा है क्या जो खा जाएंगे। यानी कि तमाम बातें राजस्थान विधानसभा से निकल करके आ रही हैं। वहीं रविंद्र सिंह भाटी जो है एक बहुत अच्छे ये मान के राजनीति के तौर पर लगातार परिपक्व होते जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सड़कों का मुद्दा लगातार उठाया, जयपुर में ट्रैफिक का मुद्दा उन्होंने उठाया और सरकार को सीधा तौर पर करें विकास की बात करिए। खेजली आंदोलन तक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे और सरकार से इसमें हस्तक्षेप की मांग की। उमंग जी, आपके पास आना चाहेंगे। सरकार यहाँ भी कुछ बैकफुट पर जा रही है और टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की जोड़ी जो लगातार घेर रही है गवर्नमेंट को। बिल्कुल राकेश जी, हमने देखा टीकाराम जूली। अच्छा नहीं लगेगा मेरा सवाल ये? नहीं, बिल्कुल सवाल अच्छा है। हर सवाल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन सवाल का जवाब देना भी कहीं ना कहीं उचित है। और टीकाराम जूली हों, डोटासर साहब हों या फिर शांति धारीवाल जी हों, कल उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात विधानसभा के अंदर रखी। अब उसके जवाब आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दे रहे हैं और उन जवाबों में से कुछ अंश अगर मैं बताऊं कि ईमानदारी तब नहीं होती जब आप कुर्सी से उतर जाते हैं, ईमानदारी तब भी होती है, तब भी आप उस ईमानदारी के प्रति जवाबदेह होते हैं जब आप खुद कुर्सी पर बैठे हो। एक किस्सा याद आता है, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, तब एक सभागार में जब सारे शिक्षक वहाँ पर बैठे थे, तब गहलोत जी ने मंच से पूछा था क्या ट्रांसफ़र के लिए पैसे लिए जाते हैं, और हर एक शिक्षक ने बुलंद आवाज़ में बोला था कि हाँ लिए जाते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद डोटासरा साहब शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिए गए। अब अगर वही शिक्षक में भ्रष्टाचार की बात करते हैं और एक उंगली अगर वर्तमान सरकार पे उठाते हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ भी आती है। खैर, ये सरकारों के मुद्दे हैं, लेकिन मेरे को एक किस्सा याद आता है, हालांकि बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। टीकाराम जूली जी ने, डोटासरा जी ने जो आरोप वर्तमान सरकार पे लगाया कि अगर कोई पत्रकार खिलाफ बोलता है तो उसके ऐड रोक दिए जाते हैं, ये अशोक गहलोत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, जब वहाँ पर भी ये बात हुई थी। किसी एक पत्रकार को मैं नाम नहीं बता सकता, उनसे बोला था कि तुम हमारे खिलाफ खबरें चला रहे हो, ऐड इनके हम रोक देते हैं, डीपीआर में जो भी उस समय थे। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि जो भी हमारी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा तो हम उसके भी ऐड रोक देंगे। ये वक्तव्य है और उस पत्रकार से मैं आपकी ऑफ द रिकॉर्ड में बात करा सकता हूँ, ये बात हुई थी। दूसरी बात, रील्स की उन्होंने बात करी, क्योंकि रील्स का चलन पिछली सरकार में नहीं था। रील्स प्रचार करने का गलत माध्यम है। गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है राकेश जी, ये प्रचार करने का एक माध्यम है। और पूर्ववर्ती सरकार का कुछ भी बड़ा इवेंट होता था तो पूरे जयपुर की सड़कों पर होर्डिंग्स हम देखते थे। क्या उन्होंने उस एडवर्टीजमेंट का यूज़ नहीं करा? अच्छा, देखिए मैं एक चीज़ और मानता हूँ, जिस सोशल मीडिया को पर लेकर के, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के 2014 में खासतौर पर जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनका ये तय हो चुका था कि वो पीएम पद के दावेदार होंगे। चीज़ और मेरे को याद आई राकेश जी, चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, फिर मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस के एक युवा नेता ने मेरे से संपर्क करा था। क्योंकि सवाल पूछा इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। एक युवा नेता ने मेरे से संपर्क करा था, मैं उनसे मिलने भी गया था और उन्होंने ही मुझे बताया था कि हमसे लिस्ट मांगी गई है, राजस्थान में जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनकी लिस्ट मुझे दीजिए और आप उन्हें लीड कीजिए और एक कुछ अमाउंट इन तमाम यूट्यूबर्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए राजस्थान सरकार ने उस समय की रखा है। और आपने सुना होगा एक संस्था बनी भी थी और उसमें तो डिजिटल पॉलिसी भी आ रही है, उसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। देखिए मैं उसी बात पर लौट कर आता हूँ जी। नहीं, ये गलत नहीं मानता मैं, ये कांग्रेस अगर ये बात कर रही तो बहुत गलत कर रही है। मैं देखिए, मैं इसमें एक चीज़ आपको बोलता हूँ। 2014 में, जहाँ मैं बात मेरी पूरी नहीं हुई थी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और पीएम पद के घोषित उम्मीदवार हो चुके थे, दरअसल वो पूरा चुनाव जो था वो सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने लड़ा
बदलाव और ज़बरदस्त जो सीटें उनके पास में आई थी। यानी कि एक सशक्त माध्यम, जो काम सरकार, जो एक न्यूज़पेपर एक लिमिटेड जगह पर जाकर के ख़त्म हो जाते हैं, या यूँ माना जाए कि सैटेलाइट चैनल एक जगह पर जाकर के ख़त्म हो जाते हैं जहाँ नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर आज के दौर में सोशल मीडिया हैंडल्स जो है, गाँव ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, वहाँ तक सरकार की योजनाओं की बातें, सरकार की कमियाँ, सरकार की अच्छाइयाँ, खूबियाँ सब पहुँच रही है। तो अगर सरकार रीलों के जरिए या सोशल मीडिया माध्यम के जरिए अपना प्रचार कर रही है, अपनी योजनाओं को बता रही है, और ये भी बता रही है कि हम देर रात तक सिर्फ आपके लिए जागे हो, तो इसमें मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये माध्यम है जनता से संवाद करने का। ब्रजेश साहब के पास आना चाहेंगे। राजस्थान विधानसभा सत्र काफ़ी हंगामेदार है। उमंग जी से मैंने जान लिया है, और उमंग जी जो है मेरे सवालों से नपातुला जवाब दे देते हैं, क्योंकि देखिए नपातुला जवाब देना भी एक कला होती है, और पत्रकारों की अपनी एक कला है। मैं आपके पास आऊँगा। दरअसल राजस्थान विधानसभा का सत्र हंगामेदार है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि मीडिया क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, मैं उस पर आऊँगा। निर्दलीय विधायक वर्से प्लस कांग्रेस विधायक, ये जो चौकड़ी बैठी है इन दिनों में, ये सरकार को बोलने का मौका नहीं दे पा रही, और खासतौर पर गोविंद सिंह डोटासरा जिस जोशीले अंदाज में इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, क्या आलाकमान से हरी झंडी की सरकार को घेरो, या वाकई में सरकार के अंदर खाने भी कोई इशारा हो रहा है कि सरकार को घेरो? देखिए, सरकार के अंदर खाने तो सरकार के लोग ही बता पाएंगे कि कितना बेहतर इशारा है, लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से बेबाक अंदाज में सरकार को घेर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है जनता के हिसाब से। बार बार मदन दिलावर साहब कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लें, गिरफ्तार कर लें, वो वही तो चुनौती दे रहे हैं। वो गिरफ्तारी कहाँ अटक गई? गिरफ्तारी कहाँ अटक गई? आ जाओ, नाती के बाड़ों की बात करो तो आ जाओ भाई साहब, गिरफ्तार कर लो। वो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। बार बार मदन दिलावर, कल उन्होंने शिक्षा मंत्री को लेकर जो भी कुछ बोला, उसको लेकर तमाम जो बातें थी आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने बेबाक अंदाज में बोला था। कल विधानसभा में चुनौती दी थी सरकार को, लेकिन अभी तक कुछ खास एक्शन दिखता नहीं है। 2 साल होने को आ गए सीएम साहब के, और सीएम साहब की जहां तक आप रील की बात करें या फिर रविंद्र सिंह भाटीकर और विपक्ष की बात करें, विपक्ष और जो निर्दलीय है, उन्होंने जो तिकड़ी बनाई है ना भाई साहब, वो बहुत जबरदस्त हो गई है। अब उनको जवाब देते नहीं बन पा रहा है सरकार को, किसको जवाब दे, कितना जवाब दे। एक तरफ से दोनों तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी चल रही है। एक तो निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी लगातार सड़कों के मुद्दे पे, ट्रैफिक पे, पर्यावरण पे, जो खेजड़ी की कटाई को लेकर तमाम सरकार को घेर रहे हैं, इसका जवाब देते नहीं बन रहा है सरकार को। सरकार इस समय देखिए बैकफुट पे खेल रही है। उमंग जी ने उनकी बातों से एक ही सार मुझे निकल रहा है कि बैकफुट पे हम बिना बोले समझ पे आ रहे हैं कि सरकार बैकफुट पे खेल रही है, और यही नेशनल से लेकर राजस्थान तक तो सरकार बैकफुट पे ही खेल रही है इस समय पूरी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दरअसल देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लेकिन एक मुद्दा मेरा रह गया है। दरअसल खेजड़ी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन पिछले 3 से 4 दिनों से चल रहा है, और खेजड़ी बचाओ आंदोलन बीकानेर हेडक्वार्टर पर, और उसमें अभी तक जो सूचना हमारे पास आ रही है, अनशन टूट गया है और सरकार से वार्ता चल रही है, और वो अमूमन लगभग खत्म हो गया है। सरकार ने मांगे मान ली है। भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने सीधे तौर पर आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार से खेजड़ी के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, और विश्नोई समाज समेत तमाम जो समाज हैं, उनकी जो भावनाएं पेड़ों के साथ में जुड़ी हुई है, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वो खेजड़ी का वृक्ष हमारे लिए भी पूजनीय है, क्योंकि वो राज्य वृक्ष है। ये खेजड़ी का जो मामला चल रहा है उसका अपडेट है। लेकिन मैं उस बात पर आता हूँ। देखिए, लोकसभा से लेकर राज्यसभा और राजस्थान विधानसभा, नरवणे की बुक से शुरू हुआ हंगामा आज तक लगातार जारी है। पीएम मोदी का भाषण लोकसभा में नहीं होने दिया गया, वो राज्यसभा पहुंचे और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। दरअसल ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपको और मुझे यहाँ सोचना बनता है कि इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन देश के 1.25 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। जिन योजनाओं पर बात होनी चाहिए, जो बजट सत्र आहूत किया गया था, आम आवाम को क्या मिला, गरीब को क्या मिला, मेरी थाली में कितना परोसा गया, मुझे फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, इन तमाम चीज़ों की बात ना करके आप आउट ऑफ सिलेबस जाकर के वो मुद्दा लेकर के आते हैं जिस मुद्दे का अभी कोई महत्व नहीं है। आपको सरकार से बात करनी है, आप प्रश्नकाल और शून्यकाल में जाकर के सवाल लगा सकते हैं, लेकिन ये बजट सत्र था, आपको बात करनी चाहिए थी कि सिलेंडर महंगा क्यों हुआ, पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है, विदेश नीति क्या कर रही है, विकास दर कहाँ जा रही है, रेलवे का भाड़ा कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, किसान को क्या मिला, गरीब को क्या मिला। वो तमाम सवाल आपने सरकार से नहीं पूछे। आपने वो मौका गंवा दिया जो सरकार ने आपको दिया था। सरकार ने जो बजट पेश किया था, आपको पूछना चाहिए था कि सरकार के बजट पेश करते ही शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे क्यों गिरा, कमियां कहां रह गई। अगर अमेरिका से डील हो रही है तो उस अमेरिका की डील का खुलासा कब होगा, सरकार किन शर्तों पर डील करने जा रही है, वो तमाम बातें, क्योंकि विपक्ष का धर्म होता है आम आवाम की आवाज बनकर के सरकार से सवाल पूछना, लेकिन आप
आपने उस आम आवाम को आपने भी दरकिनार किया। मैं सिंहासन का नशा मान सकता हूं कि सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को शायद आम आवाम याद ना आए, लेकिन विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति उसके साथ कदम मिलाकर के चलता है। आम आवाम अगर किसी से अपेक्षा करती है तो विपक्ष का नेता होता है, लेकिन विपक्ष के नेता ने पिछले 4 दिनों में वो धर्म नहीं निभाया है जो धर्म निभाना चाहिए था। और वाकई में ये अच्छी बात नहीं है संवैधानिक मर्यादाओं के लिहाज से, संवैधानिक परंपराओं के लिहाज से। न्यूज़ कैनवास देखते रहिए लगातार अपडेट के लिए, और अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।